कहते हैं ना, अमीरी और गरीबी दोनों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। तो अमीरी में ज्यादा उछलने का नहीं और गरीबी से ज्यादा परेशान ना होना, क्योंकि वक्त ही तो है। भाई, घर में खाने का कोई सामान नहीं है। ये भी शहर से अब कुछ भी नहीं भेज पा रहे हैं। बच्चों को भूखा नहीं देखा जाता। माया, तुम भी ना, पता है तेरे भाई की कमाई भी कुछ खास नहीं है, ऊपर से। माया एक बार पूरे घर में नजर दौड़ाती है। क्या महंगा सोफा, बड़ा टीवी, ऊपर से चमचमाता ऐशो आराम का सामान। भाभी समझ जाती है कि वो क्या सोच रही है। अरे मतलब जैसे तैसे जिंदगी चल रही है हमारी। क्यों उससे ऐसा बोल रही हो? कुछ पैसे दे दो ना। अच्छा ठीक है, घर पर सामान भर देती हूँ, सब्जी और राशन, ठीक है। माया तू घर जा, मैं ड्राइवर के हाथ से सब भेजती हूँ। माया घर चली जाती है। माया का पति जो कि शहर में काम करने गया होता है, कभी कुछ भी भेजता नहीं था। फिर एक रोज, अरे भाई, मेरे घर आज कैसे? वो पास ही में काम था तो सोचा मिल लूं, लेकिन ये इतना अंधेरा क्यों है? वो क्या है ना, बिजली का बिल नहीं भरा, पर मोमबत्ती है, रुकिए। छोटे बच्चे हैं तेरे बहन। तू चल, मैं तेरे घर की बिजली फिर से ठीक करवाता हूँ, लेकिन तब तक तू घर चल। बहन के लाख मना करने पर भी भाई नहीं मानता और उसे लेकर घर चला जाता है। घर जाकर, सुनो, माया 2 दिन यहीं रहेगी, उसका ख्याल रखना, उसका कमरा खोल दो। ठीक है, माना कि वो यहीं रहेगी, लेकिन उसका कमरा खोल दो का क्या मतलब होता है? अरे शादी हो गई है उसकी, अब कोई कमरा नहीं है उसका यहाँ। माना शादी के पहले वो वहां रहा करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है उसका यहाँ। भाभी और कुछ कहती कि माया चुपचाप अपने बच्चे और सामान लेकर कमरे में चली जाती है। कमरे में माया की बचपन की फोटो लगी होती है। माँ, ये आप हो? कितनी प्यारी घड़ी पहनी है आपने। माँ, आपका कमरा तो कितना बड़ा है, ये आपकी अलमारी है? माया डरते हुए अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़े टंगे होते हैं जो शादी के पहले वो पहना करती थी। काश ये दिन कभी ना जाते, कितनी अच्छी जिंदगी थी। लेकिन तभी भाभी आ जाती है। क्या सोच रही हो माया? अरे अपने अपने कर्म है, तभी तो देखो कितने अच्छे घर की बेटी थी तुम और कैसे गरीब घर की बहू बन गई। लेकिन मैं झोपड़पट्टी की लड़की आज महलों में राज कर रही हूँ। क्यों? नहीं भाभी, जब पापा ने मेरी शादी की थी तो माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। घर भी कर्जे में था माँ के इलाज के लिए, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। उस वक्त जो लड़का ठीक लगा, माँ ने शादी कर दी। बहुत बड़ा त्याग किया था माया ने परिवार के लिए। कितनी मॉडर्न थी, लेकिन सिंपल घर में शादी की, बस इसलिए क्योंकि उन लोगों की दहेज की कोई डिमांड नहीं थी। जीजाजी एक ईमानदार और सुलझे इंसान है। वो खुद की मेहनत से आगे बढ़ना चाहते थे, ना कि किसी के एहसान में। हाँ ठीक है, लेकिन अब देखो ना, शहर जाने का चस्का तो तुम्हारी बहन को ही है। खैर चलो खाना खाते हैं। किचन में बावर्ची खाना बना रहा था कि राजू भैया, आज से माया भी 2 दिन आपकी मदद करेगी। वो क्या है ना, यहाँ रहने वाली है, तब तक वो आपके साथ किचन और घर के कामों में साथ दे देगी। माया को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी अगले दिन, हाँ माया दीदी, आप झाड़ू लगा लो, मैं पोछा लगाकर नाश्ते की तैयारी कर देता हूँ। अरे ये झाड़ू पोछा सब कर देगी, तुम खाना बनाओ, भूख लगी है जोर से। और हाँ, मेरे कमरे में खाना दे जाना माया, ठीक है? माया क्या करती, भाभी उसे किसी मालकिन से कम नहीं लग रही थी। माँ, आप कितना काम करोगी? लाओ मैं आपकी मदद करता हूँ। अब बच्चा झाड़ू लगाता है और माया पोछा। तभी माया का पति दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। अरे जमाई जी, आप यहाँ कैसे? आप तो शहर। हाँ, वो शहर में मेरा काम अच्छे से सेट हो गया है। 2 महीने मैंने पैसे इसलिए नहीं भेजे थे क्योंकि वो पैसे मैं अपने काम में लगाना चाहता था, लेकिन भाई के भरोसे मैंने ये कदम उठा तो लिया, पर अब लग रहा है कि फैसला गलत था। मेरे बीवी बच्चों को नौकर की तरह रखा आपने। अरे छोड़िए ना, मेरा मायका है, 2 काम कर दिया तो क्या हो गया? लेकिन रोज तो ये काम नौकर करता है ना। तभी भाई आ जाता है। ये तुमने ठीक नहीं किया, मेरी बहन के साथ गलत व्यवहार करती हो ये तो पता था, लेकिन इतना ये नहीं जानता था। बहन मुझे माफ कर दे। नहीं भैया। अच्छा, मैं माया को लेकर शहर जा रहा हूँ, ये रहा मेरा पता, आइएगा कभी।
माया शहर चली जाती है। पति का धंधा चल पड़ता है और उसके पास भी खूब पैसे हो जाते हैं। क्या बात है, कुछ सोच रही हो? सब ठीक है ना? वो भाई की याद आ रही थी। उस दिन आपने भाभी से बेरुखी से जो बातें कही थी ना, उसके बाद ना ही वो मुझसे बात करती है, ना ही भाई को बात करने देती है। हाँ, मायका है तुम्हारा, हुआ? माया भी बिना देर किए ढेर सारे तोहफों को कार में रखती है और ड्राइवर के साथ निकल जाती है। वहां पहुंचकर, अरे ये मेरे मायके के बाहर इतने लोग क्यों खड़े हैं? अब सुनिए, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? घर नीलाम हो रहा है ये। इन लोगों के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। लोग घर खरीदने के लिए खड़े हैं यहाँ पर। माया ड्राइवर के पास जाती है, उससे कुछ कहती है और कार में बैठ जाती है। ड्राइवर कार से उतरकर थोड़ी देर बाद एक पेपर लेकर आता है। मैम, ये लीजिए पेपर, अब क्या करना है? कार घर के पास ले चलो। माया घर जाती है जहाँ उसके सामने भाई भाभी खड़े होते हैं। अरे माया, कैसी है? मैं तेरे पास आने ही वाला था। माता पिता का ये घर मैं नहीं बचा पाया। अब तो हमारा रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। हाँ माया, जिस महल का मैं घमंड किया करती थी वो तो नीलाम हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर मैं तो यहाँ 1 महीने के लिए रहने आई थी। भैया, हम यहीं रहेंगे। वैसे भी मेरा कमरा इसी घर में तो है। भाई माया को पकड़कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दे, मैं तेरा कमरा भी नहीं बचा पाया, पर वादा करता हूँ तेरे लिए एक घर जरूर बनाऊंगा जहाँ तेरा कमरा तेरा ही रहेगा। हाँ माया, मेरा घमंड चूर चूर हो गया है। ये घर शाम तक खाली करना है तो मैं जरूरी सामान बटोर लेती हूँ। भाभी उठकर जा ही रही होती है कि माया उनका हाथ पकड़ लेती है। भाभी, ये लीजिए घर के पेपर। ये घर किसी और ने नहीं, मैंने ही खरीदा है और फिर से इसे भैया के नाम कर दिया है। ये लीजिए। ये तो अच्छा हो गया कि मैं आज आ गई, वरना अनर्थ हो जाता। भाभी की आंख में उस ननद को देखकर आंसू आ जाते हैं जिसकी गरीबी के दिनों में वो ताना दिया करती थी। मुझे माफ कर दो, ईश्वर सबको आपकी जैसी बेटी दे। शोभना की शादी कुछ ही समय पहले राहुल से हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से राहुल की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब शोभना अपनी ननद विशाखा और सास शकुंतला के साथ गांव में रहती है। इन तीनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ये तीनों ही एक दूसरे का सहारा है। विशाखा, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम माँ को क्या देंगे? भाभी, कुछ तो होगा। देखो, अगर थोड़े चावल पड़े हो तो मैं रामू काका की दुकान से दाल ले आती हूँ। पैसे बाद में दे देंगे। माँ के लिए खिचड़ी तो बन ही जाएगी। रामू काका अब उधार नहीं देंगे। उन्होंने कल ही मुझसे कहा था कि पहले पुराना उधार चुकता करो, फिर दुकान से कोई सामान मिलेगा। ये सब बातें शकुंतला भी सुन रही होती है। वो अपनी बहू और बेटी के पास आकर कहती है, अब बहू, मुझे ना आज भूख नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन माँ, आपको तो दवाई लेनी है ना, और अगर आपने दवाई नहीं खाई तो आप बीमार पड़ जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। जो अपने बेटे के मरने का गम सह गई हो, अब उसे किसी चीज से क्या फर्क पड़ेगा। शकुंतला की बात सुनकर शोभना और विशाखा को बहुत दुख हुआ। वो दोनों ही राहुल को याद करके रोने लगी। अगर भैया जिंदा होते तो माँ को कभी इस तरह भूखा नहीं रहना पड़ता। और हम माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। भाभी, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप हमारे लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? और यही बात तो मैं तुम्हें रोज कि मेरे पति का घर अब मेरा घर है और उनकी माँ मेरी माँ है। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए विशाखा। मैं आप दोनों को इस हालत में छोड़कर शादी नहीं कर सकती। और वैसे भी आजकल लोग बहुत समझदार हो गए हैं। गरीब की बेटियों की शादी इतनी आसानी से कहाँ होती है। चलो छोड़ो इन सब बातों को। अभी फिलहाल तुम कुएं से जाकर पानी ले आओ, मैं माँ के लिए चावल उबाल देती हूँ, कुछ तो जाएगा उनके पेट में। विशाखा मटका उठाकर पानी लेने चली जाती है। अब वो कुएं पर जाती है तो विमला अपने बेटे सोनू को पीट रही होती है। कितनी बार कहा है तुझसे, इतनी शैतानी मत कर इतनी शैतानी। अब कौन लाएगा तेरे लिए पतंग?
विशाखा उसे बचाते हुए कहती है। अरे भाभी बस करो, कितना पीटोगी इसे? ऐसा क्या कर दिया इस बेचारी ने? अरे क्या बताओ विशाखा, इसके बापू कल दूसरे गांव गए थे, वहां से इसके लिए पतंग लेकर आए। ये देख, इसने पतंग को पानी में फेंक दिया। इस पूरे गांव में पतंग की एक भी दुकान नहीं है। अब इसके लिए दूसरे गांव कौन जाएगा पतंग लेने के लिए? बेटा सोनू, तुमने पतंग को पानी में क्यों गिराया? विशाखा दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, गलती से गिर गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी पतंग बना कर दूंगी। ठीक है विशाखा, ले जा इस मुसीबत को और रात तक भेजो माती से घर पर, नहीं तो इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। विशाखा सोनू को अपने साथ ले जाती है। वो कुछ अखबार निकाल कर लाती है और फिर चूल्हे के पास से कुछ लकड़ियां लेती है और उन लकड़ियों को बहुत पतले पतले हिस्सों में काट देती है। वो कुछ सोचने लगती है। उसे इस तरह सोचता देख शोभना उससे पूछती है, क्या सोच रही हो विशाखा? भाभी, मुझे सोनू के लिए पतंग बनानी है। सामान तो मिल गया है, लेकिन इसे चिपकाऊं कैसे? आटे की लई बना ले। ये आटे की लई क्या होती है? हम आटे और पानी की मदद से ऐसा मिश्रण बना सकते हैं जो फेविकोल या गम का काम करता है। अच्छा, तो भाभी बना दो ना, लेकिन घर में तो आटा भी नहीं है, अब क्या करें? विशाखा दीदी, आटा मैं अपने घर से ले आता हूँ। हाँ जा, जल्दी से लेकर आ। सोनू दौड़कर अपने घर से आटा ले आता है और शोभना उसे आटे की लय बनाकर दे देती है। अब विशाखा एक बहुत सुंदर पतंग बना देती है। हालांकि पतंग अखबार की होती है, लेकिन बाजारों में मिलने वाली पतंग की तरह ही होती है। सोनू उस पतंग को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह दीदी, कितनी अच्छी पतंग बनी है। ये तो बापू की पतंग से भी अच्छी पतंग है। मैं अभी अपनी माँ को, अपने दोस्तों को ये पतंग दिखा कर लाता हूँ। सोनू खुशी खुशी सबको वो पतंग दिखाता है। पहले तो सोनू के दोस्त उस पतंग का मजाक उड़ाते हैं। अरे ये कोई असली पतंग नहीं है, ये तो अखबार से बनी है। हाँ, ये असली वाली पतंग की तरह आसमान में थोड़ी ना उड़ेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेगी? ये आसमान को छू कर भी आएगी और हवा से बातें भी करेगी। यकीन नहीं आता तुम लोगों को? तो ये देखो। अब सोनू ने उस पतंग को उड़ाना शुरू किया तो वो पतंग बहुत ऊंची उड़ने लगी। सारे बच्चे पतंग को देखकर बहुत खुश होने लगे। अब गांव के सभी बच्चे विशाखा के पास गए। दीदी, हमारे लिए भी सोनू जैसी पतंग बना कर दो ना। विशाखा दीदी, मेरे लिए सोनू से भी बड़ी पतंग बना कर देना। अरे नहीं, मुझे नहीं आती पतंग बनाना। चलो भागो अपने घर। अरे क्यों भगा रही हो विशाखा? बना दो ना। भाभी देखिए तो कितने सारे बच्चे हैं, पूरा दिन और पूरी रात लग जाएगी इनकी पतंगों को बनाने में। अब अगली सुबह सारे बच्चे अपने अपने माता पिता को लेकर आते हैं। क्यों रे विशाखा, तुमने विमला के बेटे के लिए तो पतंग बना दी, हमारे बच्चों के लिए पतंग क्यों नहीं बना रही? दीदी, गांव के सारे बच्चे पतंग बनाने के लिए बोल रहे हैं। अब आप ही बताओ, मैं सबके लिए पतंग बनाऊंगी तो पूरा दिन और पूरी रात लग जाएगी। अरे तो क्या हुआ विशाखा, हम तुमसे फ्री में पतंग नहीं बनवाएंगे, तुम पतंग के बदले पैसे ले लेना। हाँ विशाखा बहन, हम दूसरे गांव से 50 रुपए की एक पतंग लाते हैं, तुम हमसे एक पतंग के 100 रुपए ले लेना। आखिर तुम खुद से पतंग बनाओगी, इतनी मेहनत करोगी। इससे तुम्हारी कुछ आर्थिक मदद भी हो जाएगी और हम तुमसे पतंग खरीदेंगे तो हमारे पैसे सही जगह जाएंगे। आखिर तुम हमारे गांव की लड़की हो। गांव वालों की बात सुनकर शोभना कहती है, अब ठीक है, विशाखा सबके लिए पतंग बना देगी। अब जिस जिसको कल सुबह पतंग चाहिए वो आज ही 100 रुपए जमा करा दे। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कल सुबह तक हमें कितनी पतंग बनानी है। शोभना की बात सुनकर गांव वालों ने पैसे जमा करवाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में शोभना के हाथ में 1300 रुपए थे। विशाखा, अभी कुछ देर पहले तक हमारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी, अब देखो 1300 रुपए इकट्ठे हो गए। हमें सुबह तक 13 पतंग बनानी है। अरे आसानी से बन जाएगी। आप ठीक कह रही हो भाभी। एक काम करो, आप रामू काका की दुकान से घर के लिए थोड़ा राशन और आटा ले आओ, मैं अखबार और कुछ लकड़ियाँ जमा करती हूँ। विशाखा, शोभना और शकुंतला ने उस दिन पेट भर कर खाना खाया और फिर वो अपने काम में लग गई। विशाखा अखबार और लकड़ियाँ काट रही थी, तभी शोभना बोली, अरे विशाखा, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूँ?
भाभी आप इन पतंग को अच्छी तरह सजा दो। घर में कुछ फटे पुराने कपड़े रखे होंगे, उनको काट काट कर पतंग की पूंछ पर चिपका दो। जब आसमान में उड़ेगी ना तो बहुत अच्छी लगेंगी। और हाँ, घर में कुछ मोती, सितारे, रंग या जो कुछ भी सजावट का सामान हो ना, वो सब ले आओ। हाँ, हर एक पतंग को हम बहुत अच्छे से सजाएंगे। अब शोभना और विशाखा ने घर में पड़ी फालतू चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और सुबह होने से पहले 13 पतंग बनाकर तैयार कर दी। बच्चे सुबह पतंग लेने आए तो बहुत खुश हुए। अब हर रोज इसी तरह शोभना को कभी 14 तो कभी 15 पतंग बनाने के ऑर्डर्स मिल जाते। भाभी, हमारे गांव के आसमान में केवल हमारी बनाई पतंगे ही उड़ती हैं। हाँ, लेकिन अब हमें अपने हाथ और भी ज्यादा चलाने होंगे, क्योंकि अब आसपास के गांव वाले भी हमारे पास ही पतंग बनवाने आने लगे हैं। भाभी, मैं सोच रही थी कि कल हम शहर जाकर पतंगों के लिए रंग बिरंगी कागज और पन्नियाँ ले आएं, और मांझा भी। लोग हम से पतंग खरीदेंगे तो मांझा भी हम ही दे देंगे। इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, और रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंगे भी हम और ज़्यादा दाम में बेचेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो विशाखा। अब हमें कुछ मजदूरों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी मदद कर सके। मैं सोच रही थी कि एक दुकान भी ले लें। विशाखा और शोभना शहर से पतंग बनाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई। गांव की चौपाल पर उन्होंने एक पतंग की दुकान भी खोली, जिसका नाम उन्होंने रखा राहुल पतंग। उनकी इस काम में उनकी माँ भी हाथ बटाने लगी और इस तरह उनकी गरीबी दूर हो गई। एक दिन दुकान पर एक बच्चा आया। विशाखा दीदी, मेरी पतंग सारे बच्चे काट देते हैं, मुझे टाइनी मांझा चाहिए। विशाखा बच्ची को समझाते हुए कहती है, नहीं छोटू, अच्छे बच्चे चाइनीज मांझा इस्तेमाल नहीं करते। चाइनीज मांझे से आसमान में उड़ने वाले पंछियों को, जानवरों और इंसानों को चोट लगती है। कभी कभी चोट इतनी ज़्यादा लगती है कि उनकी मौत भी हो जाती है। और पतंग उड़ाते समय तुम्हारी कोमल कोमल उंगली भी तो कट सकती है ना छोटू? दीदी, इतना खतरनाक होता है ये चाइनीज मांझा? फिर तो आप मुझे वो वाला दे दो जिससे किसी को कभी भी चोट ना लगे।